સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે ફરીથી હિન્દી વિષયના ઉમેદવારો માટે હિન્દી પદ્ધતિને લગતો વિડીયો લઈને આવ્યો છું અને એ છે પદ્ય શિક્ષણની વિધિયા। આ વિડીયો લાંબા પ્રશ્નો લખવા માટે ઉપયોગી થશે જ, તેમજ પદ્ય શિક્ષણની જે અલગ અલગ વિધિઓ આપવામાં આવી છે, જેમ કે ખંડાન્વય વિધિ, વ્યાખ્યા વિધિ, તો એ વિધિઓનો પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો એનો આપણે જવાબ લખી શકીએ એવી આપણે અહીં વિગતો આપવામાં આવી છે। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડિયો। તો પહેલા જોઈએ કે પદ્ય શિક્ષણ કોને કહેવામાં આવે। पद्य शिक्षण એટલે શું? कविता शिक्षण या पद्य शिक्षण साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी अथवा मनोभाव को कलात्मक तरीके से किसी भी भाषा के द्वारा जब अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि क्या कहा गया है कि कवि का शिक्षण क्या है? पद्य की वह साहित्य विधा है जिसे किसी कहानी अथवा मनोभाव को कलात्मक तरीके से व्यक्त किया जाता है। यानी कि लंबी कहानी नहीं, लेकिन उसे सार के रूप में रजू किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पद्य शिक्षण कहा जाता है। पद्य अथवा काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सौंदर्य का बोध कराना तथा उनको सौंदर्यानुभूति को जागरूक करना। पद्य शिक्षण अथवा काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सौंदर्य का बोध कराना। क्या है? सौंदर्य का बोध कराना उसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आगे देखते हैं परिभाषा कि पद्य शिक्षण की अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, तो उन्होंने परिभाषा क्या कौन सी दी है। तो पहली परिभाषा देखते हैं, कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ रगात्मक संबंध की रक्षा होती है। पहली परिभाषा दी है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ रगात्मक संबंध की रक्षा होती है। और यह परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? कविता वह साधन है जिसके द्वारा क्या होता है? रगात्मक संबंध की रक्षा होती है। आगे एक और परिभाषा देखते हैं कि पद्य आत्मा की संकल्पना और रस की अनुभूति है। क्या कहा गया है? कि पद्य जो है वो आत्मा है, आत्मा की संकल्पना है, वो रस की अनुभूति है। ये व्याख्या किसने दी है? तो जयशंकर प्रसाद ने दी है। जयशंकर प्रसाद कौन थे? सायावादी कवि है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं कि विशेषता क्या है? पद्य शिक्षण की विशेषता क्या है? कौन कौन सी विशेषता है? तो अनुभूति की प्रधानता, यानी पद्य जब हम पढ़ते हैं तो उससे अलग ही अनुभूति का हमें आनंद आता है, इसलिए अनुभूति की क्या है? प्रधानता रहती है पद्य में। आगे का है भाषा, कि पद्य की जो भाषा होती है, कविता की जो भाषा होती है, वो बोलचाल की शैली में कभी कभी ही लिखी जाती है, लेकिन उसकी भाषा कभी कभी कठिन भी होती है। आगे देखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, यानी कि कविता में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना हमें देखने को मिलती है। यह क्या है? कविता की विशेषता है, पद्य शिक्षण की विशेषता है। संगीतात्मकता, यानी कि पद्य जो है, कविता जो है, हमें उसे क्या कर सकते हैं? संगीत के रूप साथ भी हम उसे गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, संगीतात्मक होती है। आगे का प्रश्न है रसानुभूति, विशेषता क्या है? रसानुभूति, पद्य शिक्षण पढ़ते हमें अलग ही रस की अनुभूति होती है, जैसे शांत रस होता है, फिर वीरस, ये क्या होते हैं? ये क्या, इसे क्या कहा जाता है? रस। रस के अलग अलग प्रकार है, तो उस रस की अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है। कोई जो कविता होती है वो शांत रस वाली होती है,
कोई जो कविता होती है वो वीर रस प्रधान होती है, कोई काव्य जो होता है वो श्रृंगार रस का होता है। तो अलग-अलग कविता में अलग-अलग रस की अनुभूति होती है। आगे देखते हैं स्थिरता। तो कविता में स्थिरता भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं पद्य शिक्षण की विधियां। पद्य शिक्षण की अनेक विधियां है। तो कौन-कौन सी विधियां है वो देखते हैं। तो पहली है गीत विधि, यानी कि जिसे गीत पद्य को हम गा सकते हैं। दूसरा है अभिनय विधि, पद्य जो है उसको अनु अभिनय के द्वारा भी छात्रों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। आगे है समीक्षा विधि या प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि पद्य की समीक्षा कर सकते हैं, कविता की समीक्षा कर सकते हैं। अर्थबोध विधि, यानी कि कविता का अर्थबोध करते हैं, कविता को हम समझा सकते हैं, भावार्थ समझा सकते हैं कि कविता हमें क्या कहना चाहती है, प्रस्तुत कविता में हमें क्या सीख देना चाहती है, इस तरह। आगे है व्याख्या विधि, कविता की व्याख्या कर सकते हैं। व्यास विधि, तुलनात्मक विधि, यानी कि एक कविता को दूसरे कविता के साथ तुलना कर सकते हैं। एक कवि की कविता को दूसरे कवि की कविता से तुलना कर सकते हैं। भाषा के आधार पर भी तुलना कर सकते हैं। आगे है खंडात्मक विधि, यानी कि उसका खंड द्वारा विश्लेषण कर सकते हैं। अब ये जो सारी जो विधियां है, गीत विधि, अभिनय विधि, समीक्षा विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि, तुलनात्मक विधि, खंडात्मक विधि, उसमें थोड़ी-थोड़ी चर्चा करते हैं कि गीत विधि को क्या कहा जाता है, अभिनय विधि को क्या कहा जाता है, किस प्रकार उपयोग में लाई जाती है। तो पहले देखते हैं गीत विधि या गीत प्रणाली। तो गीत विधि का प्रयोग छोटी कक्षा में किया जाता है, यानी कि गीत विधि जो है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, छोटी कक्षा में, यानी कि जिस कक्षा में छात्रों की संख्या कम हो उस कक्षा में गीत विधि का प्रयोग किया जाता है। कविता शिक्षण की उत्तम विधि है, यानी कि कोई कविता होती है उसे हम गा सकते हैं, यानी कि ये जो कविता है वो शिक्षण की उत्तम विधि मानी जाती है, गीत विधि कविता की। शिक्षक प्रथम स्तर तथा लय के साथ कविता करता है, कविता पाठ करता है, यानी कि शिक्षक जो है प्रथम स्तर और लय के साथ, यानी गीत के साथ उसका पाठ करता है, गा सकते हैं। जिस तरह हम फिल्मों के गीत गाते हैं उसी प्रकार कविता में जो पद्य होता है वो भी हम गा सकते हैं। कबीर की वाणी को हम किस प्रकार गाते हैं वो इस तरह भी हम गा सकते हैं। आगे है छात्र अनुकरण करके कविता का पाठ करते हैं, यानी कि पहले शिक्षक जो है वो कविता का पाठ करता है, बाद में अनुकरण करके छात्र भी उस कविता का को गीत के द्वारा गा सकते हैं। छोटी कक्षा में बाल गीत सबसे ज्यादा प्रिय है, यानी कि कक्षा 1 में जो हम क्या करते हैं बाल गीत सुनाते हैं, आंगनवाड़ी में जो हम बाल गीत सुनाते हैं बच्चों को, ये क्या है गीत विधि का ही एक रूप है। गीत विधि ही उसे कह सकते हैं कि छोटी कक्षा में जब बच्चे कम होते हैं तो बाल गीत उन्हें सिखाते हैं। आगे है कविता, छात्र कविता गाकर ही भाव समझ सकते हैं, यानी कि कविता गाकर ही उस कविता का भाव समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अभिनय विधि। अभिनय विधि किसे कहते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर ऐसे गीत पढ़ाए जाते हैं जिसमें क्रियात्मकता सबसे ज्यादा होती है, यानी कि अभिनय गीत। क्या प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? अभिनय गीत हम बच्चों को सिखाते हैं। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, अभिनय गीत जो है वो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नाट्य प्रणाली और अभिनय प्रणाली में इसी प्रकार के गीत पढ़ाए जाते हैं, यानी कि नाट्य प्रणाली और अभिनय प्रणाली, अभिनय करके गीत को सिखाया जाता है।
इस विधि का कार्य विद्यार्थियों को अंग संचालन तथा भाव भंगिमा के साथ कविता का पाठ पढ़ाया जाता है। इस विधि में क्या अंग संचालन यानी कि जब हम अभिनय गीत करते हैं तो हाथ पैर गर्दन किस तरह हिलाते हैं इसका संचालन करते हैं। और भाव भंगिमा हाथ का अलग अलग तरीके से आकार देना, कभी मोर बनना, कभी हाथी बनना, पक्षी बनना, पेड़ बनना, तो वो क्या होता है भाव भंगिमा होती है। तो उसका संचालन करते ही ये कविता का पाठ पढ़ाया जाता है। आगे की विधि है समीक्षा विधि। कौन सी विधि है? समीक्षा विधि। समीक्षा विधि क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो यह विधि उच्च कक्षा की शिक्षा में ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। ये जो समीक्षा विधि है वो उच्च शिक्षा में ज्यादा उपयोगी होती है, यानी कि बीएड में एमएड में यह विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वहाँ क्या करना होता है कि कोई भी कविता की समीक्षा करनी होती है। भाषा के आधार पर भाषा शैली, उसकी अलंकार के द्वारा इस प्रकार उसकी समीक्षा की जाती है। इस विधि में काव्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो समीक्षा विधि में क्या किया जाता है? तो काव्य का मूल्यांकन किया जाता है। उसका कथानक, भाषा शैली, अलंकार, छंद, इस आधार पर कवि की कविता को रस, अलंकार, छंद, भाषा शैली आदि की आलोचना की कसौटी पर परखा जाता है। मैंने जिस प्रकार बताया कि किस प्रकार परखा जाता है, रस के आधार पर कौन सा रस है, कौन कौन से अलंकार का प्रयोग होता है हुआ है, छंद कौन से है, उसकी भाषा शैली कौन कैसी है आदि की आलोचना पर उसकी क्या कसौटी पर परखा जाता है कविता को समीक्षा विधि के द्वारा। आगे देखते हैं कौन सी विधि? अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि यानी क्या? तो इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी को कविता का अर्थ स्पष्ट करता है। यानी कि अर्थबोध विधि में क्या होता है कि कविता का अर्थ स्पष्ट करते हैं। कौन? तो शिक्षक। इस विधि से एक स्तर आगे, गीत विधि से एक स्तर आगे है। यह विधि जो है अर्थबोध विधि, वो गीत विधि से एक स्तर आगे की विधि मानी जाती है। आगे देखते हैं इस विधि में कविता को गद्य की तरह पढ़ाया जाता है। यानी कि जो कविता होती है उसे गद्य की तरह अर्थबोध करते पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि किसे कहते हैं? तो शिक्षक इस विधि में कविता के पदों का अर्थ करने के साथ साथ प्रासंगिक कथनों की भी व्याख्या करता है। यानी कि कविता क्या पदों का अर्थ तो करता है लेकिन उसके साथ प्रासंगिक कथन यानी कि जो कविता है, यानी कि जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसकी हमें व्याख्या विधि के साथ व्याख्या विधि से हमें शिक्षा देनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो कविता का पदों का अर्थ करेंगे। तो बाद में क्या कहेंगे कि प्रासंगिक कथन यानी कि कब का प्रसंग है, तो कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस में से, बालकांड से। तो क्या होगा? तो उसका पहले निरूपण करेंगे कि राम वनवास गए जाने से पहले सीता जी का स्वयंवर था और धनुष उठाने की उठाने की स्पर्धा रखी गई थी, स्वयंवर रखा गया था। इस प्रकार उसका कथन करेंगे। शिक्षक सक्रिय रहता है। इस विधि में क्या होता है कि सिर्फ शिक्षक ही सक्रिय रहता है, विद्यार्थी सक्रिय नहीं रहते। माध्यमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। यह जो विधि है वो कहाँ पर? माध्यमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होती है। उच्च माध्यमिक अर्थात उच्च माध्यमिक नहीं, प्राथमिक नहीं, पर यहाँ क्या आएगा? माध्यमिक आएगा। प्राथमिक पर नहीं, पर माध्यमिक में। आगे देखते हैं कि व्याख्या विधि में प्रयोग में उपयोगी बिंदु, यानी कि व्याख्या विधि करते समय कौन कौन से बिंदु खूब उपयोगी महत्वपूर्ण उपयोगी बिंदु है उसकी चर्चा करेंगे। तो आवश्यकता से ज्यादा न कम, यानी कि व्याख्या कैसी करनी चाहिए? ना ज्यादा ना कम,
आवश्यकता से ज्यादा नहीं करनी चाहिए और कम भी नहीं करनी चाहिए। अपनी वाणी को भाव के अनुरूप चढ़ाना उतारना, यानी कि अपनी जो वाणी होती है उसे कविता के भाव के अनुरूप कभी बढ़ाना होता है तो कभी घटाना भी पड़ता है। छात्रों की शंकाओं का समाधान करना आवश्यक। छात्रों की शंका जो होती है कविता में उसका समाधान भी करना बहुत आवश्यक होता है। आगे देखते हैं, व्याख्या में उपदेश न हो, यानी कि व्याख्या विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उपदेश होना नहीं चाहिए कि हम किसी व्याख्या के द्वारा उपदेश दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी व्याख्या विधि सही तरीके से उपयोग हो सकती है। आगे देखते हैं कौन सी विधि, व्यास विधि। कौन सी विधि है, व्यास विधि। व्यास विधि के बारे में देखते हैं तो व्यास विधि व्याख्या विधि का बृहत रूप है। व्यास विधि क्या है, व्याख्या विधि का बृहत रूप, यानी कि बड़ा रूप है। व्याख्या विधि में जिस तरह हम व्याख्या करते हैं उसी प्रकार व्यास विधि में भी व्याख्या कर सकते हैं, उसका बृहत रूप है। दंत कथा, उदाहरण तथा दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि व्यास विधि में क्या दंत कथा का उपयोग किया जाता है, उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार व्यास विधि हम पढ़ा सकते हैं। तो कोई भी कविता पढ़ाते हो व्यास विधि के साथ तो उसमें दंत कथा का भी उपयोग किया जा सकता है, कविता के अनुरूप उदाहरण दिए जा सकते हैं, कविता के अनुरूप दृष्टांत दिए जा सकते हैं। उच्च कक्षा की शिक्षा में किया जाता है। यह प्रणाली किस कहाँ उपयोगी है, तो उच्च कक्षा की जो शिक्षा दी जाती है, बीए, एमए, तो इस कक्षा में व्यास प्रणाली खूब उपयोगी साबित होती है। आगे देखते हैं तुलना विधि। तुलना विधि में क्या किया जाता है, तो दो विचार अथवा तथ्यों की परीक्षा करना, यानी कि दो विचार, यानी कि कोई भी विचार, कविता के दो विचार होते हैं अलग अलग कविता की, तो उसकी तथ्यों की परीक्षा करना तुलना विधि का मुख्य रूप है। वीर रस की कविता को शांत रस की कविता से करने से कविता का मूल भाव प्रकट करता है, यानी कि वीर रस की जो कविता होती है उस उसकी तुलना किससे करते हैं, शांत रस से, और उसका इस तुलना करके कविता का जो मूल भाव होता है वो अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं। दो काव्य कवि भाषा की तुलना भी कर सकते हैं, यानी कि हिंदी के दो काव्य हो, दो कवि हो, दो कवि की कविता का, दो काव्य द्वारा दो भाषा की कविता का, एक गुजराती हिंदी की कविता और गुजराती की कविता, दो काव्य एक ही काव्य कवि के दो काव्य में एक ही दो कवित्व के अलग अलग काव्य की भी तुलना कर सकते हैं। किसी विषय भाषा भाव शैली का के अनुरूप तुलना की जाती है। विषय के अनुरूप, एक ही विषय की दो कविताएं, एक ही विषय के दो अलग अलग कवि, भाषा हिंदी भाषा की दो अलग अलग कविताएं, भाव शैली के आधार पर भी हम कविता की तुलना कर सकते हैं। आगे देखते हैं खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि किसे कहते हैं, तो प्रश्नों के द्वारा कविता का विश्लेषण करना। खंडान्वय विधि में क्या किया जाता है, तो प्रश्नों के द्वारा कविता का विश्लेषण किया जाता है। और प्रश्न उत्तर का महत्व, और खंडान्वय विधि में किसका महत्व है, प्रश्न और उत्तर का महत्व अधिक है। यह विधि महाकाव्यों तथा लंबी कविता के लिए उपयोगी है, यानी कि खंडान्वय विधि जो होती है महाकाव्य और लंबी कविता, जो लंबी कविताएं होती है, जो महाकाव्य होते हैं, इस विधि में खंडान्वय विधि में महाकाव्य और लंबी लंबी कविता के लिए उपयोगी साबित होते हैं। संपूर्ण कविता का खंडान्वय किया जाता है, यानी कि महाकाव्य जो होते हैं, लंबी कविता जो होती है बहुत लंबी,
तो उसमें संपूर्ण कविता का खंडान्वय किया जाता है। इस प्रकार खंडान्वय विधि प्रयोग में लाई जाती है। छोटी छोटी कविता में उपयोगी साबित नहीं होती, लेकिन लंबी जो कविताएं होती है, सबसे अधिक लंबी 2 पेज की, 3 पेज की, तो इसमें हम खंडान्वय विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि असाध्य वीणा जो कविता है, उसे हम खंडान्वय विधि के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो लंबी कविता है। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। એવી રીતે આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળશું। ત્યાં સુધી આભાર, થેન્ક યુ।